everyone. So in this video we will be starting from economic subject of class 12th GSCB board and आज से हम chapter 1 की शुरुआत करेंगे. So let's quickly start the chapter 1. चैप्टर 1 के अंदर हमें ग्राफ्स एंड डायग्राम के बारे में सीखने को मिलेगा कि क्या होता है ग्राफ्स, क्या होते हैं डायग्राम, उनका कैसे यूज होता है हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले यहाँ पे हमें इंट्रोडक्शन में दिखाया गया है कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे मीनिंग ऑफ डायग्राम एंड ग्राफ, उसके इम्पोर्टेंस कि कहाँ कहाँ जगह यूज होता है, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, एस्पेक्ट टू कंसिडर वाइल ड्राइंग डायग्राम, यानी कि कौन कौन सी ऐसे इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है वाइल ड्राइंग ग्राफ, कितने टाइप के डायग्राम्स होते हैं, टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम, बार डायग्राम के अंदर भी कुछ टाइप्स हैं, बार डायग्राम के अंदर भी कुछ टाइप्स हैं जो कि है सिंपल बार डायग्राम, क्लस्टर बार डायग्राम, डिवाइडेड बार डायग्राम. फिर बार डायग्राम को ड्रॉ करते समय कौन सी बातें ध्यान रखनी है वो भी हमें सीखेंगे. फिर पाई डायग्राम, एस्पेक्ट टू बी कंसीडर व्हाइल ड्राइंग ए पाई डायग्राम. फिर हम देखेंगे किस किस टाइप के ग्राफ्स होते हैं. यहाँ हमने देखा डायग्राम किस किस टाइप के होते हैं एंड देन वी विल सी कि ग्राफ्स किस टाइप के होते हैं. तो यहाँ पे हमें एक दिखाया है जो कि है टाइम सीरीज ग्राफ. फिर हम नया टॉपिक पढ़ेंगे वो है कि यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, हम टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करते हैं इकोनॉमिक्स में. तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी देखेंगे, इंटरनेट की टेक्नोलॉजी एंड सीडी जो कॉम्पैक्ट डिस्क होती हैं जो पहले सीडीज चलती थी उसके बारे में हम देखेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. Introduction. Economics explain and analysis various economic event occurring in the real world. Economics क्या है? Economics से हमें मालूम चलता है कि दुनिया में अभी क्या क्या चल रहा है, कौन कौन से इकोनॉमिक इवेंट हो रहे हैं हमारी रियल वर्ल्ड में, ये हमें सब कुछ इकोनॉमिक्स से पता चलता है. इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, स्टैटिस्टिकल डेटा को आ जाता है, फिर उसको एनालाइज करना आ जाता है, उसको इंटरप्रेट करना होता है, समराइज करना होता है सारे डेटा को, फिर लेमैन को कैसे हम समझाएंगे थ्रू डायग्राम वो आता है, एक्सपर्ट पीपल ग्राफ बनाते हैं उसके बारे में हम देखते हैं. ले पर्सन डू नॉट गेट इंटरेस्टेड इन डिस्कशन एंड एनालिसिस ऑफ इवेंट्स डन बाय एक्सपर्ट्स. ले पर्सन मतलब आम आदमी जिसको स्टैटिस्टिक एंड इकोनॉमिक्स की नॉलेज नहीं है, उसको कुछ भी इंटरेस्ट नहीं होगा या डिस्कशन करने में इंटरेस्ट नहीं होगा जो कि एक्सपर्ट द्वारा किए गए होंगे ग्राफ्स के अंदर. ग्राफ्स किस टाइप के होते हैं हमने पहले छोटे चैनल में पढ़ा है कि इस टाइप के कुछ ग्राफ होते हैं. फिर हमारे पास क्लस्टर्ड बार डायग्राम आता है, हिस्टोग्राफ आता है जिसमें हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं. ये सारा डेटा एक्सपर्ट के द्वारा करा जाता है, लेकिन ले पर्सन यानी कि आम आदमी को इसमें कुछ भी इंटरेस्ट नहीं होता, उसको तो अपने काम से काम में मतलब रहता है. तो उन लोगों के लिए हम डायग्राम का यूज करते हैं. जनरली 2 टाइप्स ऑफ पिक्चर्स आर यूज्ड टू डिपिक्ट सच इंफॉर्मेशन एंड दीज आर कॉल्ड डायग्राम्स एंड ग्राफ. मीनिंग ऑफ डायग्राम एंड ग्राफ. डायग्राम क्या होता है? डायग्राम इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जर्वेबल डेटा बाय वे ऑफ अ पिक्चर. डायग्राम क्या है? डेटा को रिप्रेजेंट करना बाय वे ऑफ अ पिक्चर के द्वारा हमारा जो डेटा दिया गया है उसको रिप्रेजेंट करना. जैसे कि अगर हमारा बजट आता है ना 1 फरवरी को हर साल, तो बजट का जैसे रिप्रेजेंटेशन करना होता है तो कैसे होता है, तो वो डायग्राम के थ्रू भी होता है. पेपर में अगर आपने देखा होगा तो लेमैन को समझाना है तो हम पेपर के द्वारा हम दिखाते हैं. जैसे कि अगर किसी चीज़ के प्राइस बढ़ गए तो हम कैसा दिखाते हैं, प्राइस बढ़ गए तो उसमें किसी आदमी की फोटो लगा दी या फिर उसमें जैसे एरो होता है ग्रीन कलर का, रेड कलर का एरो, उस टाइप का दिखा दिया जिससे लेमैन समझ पाए. और ग्राफ्स किन लोगों के लिए होता है? वो एक्सपर्ट लोगों के लिए होता है जो इकोनॉमिक और स्टैटिस्टिक को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. तो डायग्राम क्या है? डायग्राम इज a representation of observable data by way of a picture. Scales and measurements are used while drawing a diagram, though thorough knowledge of statistics is not required to draw. यानी कि स्टैटिस्टिक की नॉलेज हमें नहीं चाहिए रहती अगर हमें डायग्राम को ड्रॉ करना है. तो डायग्राम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है, यानी कि हम देखते ही उसको समझ सकते हैं, कोई भी ले पर्सन उसको समझ सकता है, इसमें कोई भी नॉलेज एक्स्ट्रा नहीं चाहिए रहती. ये जो डायग्राम होते हैं ये डिस्ट्रिक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में होते हैं, यानी कि हम नीचे वो देखेंगे जैसे कि यहाँ पे 1 हुआ, यहाँ पे 4 हुआ, यहाँ पे 5 हुआ, ये कौन सा हो गया? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया. कंटिन्यूस कैसा होता है? कंटिन्यूस जैसे 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, वो हो गया कंटिन्यूस. कंटिन्यूस एक सीरीज में होता है. यहाँ पे किस बारे में बात कर रहा है? डायग्राम में डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है. फिर क्या बताया गया है? lay person do not require detailed knowledge of statistics in order to draw or understand a diagram. ठीक है,
डायग्राम जो है वो कौन कौन लोग यूज करते हैं हमें यहाँ वो देखना है। तो एडवर्टाइजिंग कंपनीज, एडवर्टाइजिंग कंपनी अगर किसी को अटेंशन उनको ग्रैब करनी होती है कस्टमर्स की, तो वो लोग डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट करते हैं। फिर आती है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को भी अगर बजट का शो करना है या फिर कितने एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुए हैं ये शो करना है, या फिर क्या क्या चल रहा है अभी, डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, या फिर कुछ भी गवर्नमेंट को शो करना होता है तो डायग्राम का यूज कर सकते हैं, जिससे सारे ले पर्सन भी है तो वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं उसको। और गवर्नमेंट कैसे यूज करती है, जैसे उनको कुछ बजट का दिखाना है या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितना हुआ है हमारे कंट्री में वो दिखाना है, अभी इन्फ्लेशन चल रहा है कितने परसेंटेज से इन्फ्लेशन चल रहा है, या फिर टैक्स कितना हो रहा है, टैक्स बढ़ा टैक्स घटा, पेट्रोल के प्राइस कितने हैं, कुछ भी दिखाना होता है ना तो डायग्राम से दिखा सकती है। क्यों डायग्राम से दिखाएगी, क्योंकि इसमें बेनिफिट ये होगा कि एक तो जो लेमैन पर्सन है उसको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, एंड एक्सपर्ट जो होंगे उनको तो हो ही जाएगी, तो इसको गवर्नमेंट भी यूज करती है। ये था हमारे डायग्राम के बारे में। आगे हम देखते हैं ग्राफ क्या होता है। ग्राफ जो मैंने आपको ऊपर दिखाया कि उसमें एक्स एक्सिस रहती है एंड वाई एक्सिस रहती है, इधर हमारी वाई एक्सिस, इधर हमारी एक्स एक्सिस रहती है, इधर एक्स एक्सिस। इस टाइप का कुछ हमें ग्राफ रहता है, जैसे इधर एक डेटा हो गया यहाँ पे, फिर बीच में थोड़ा सा गैप हो गया, या फिर हिस्टोग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तो अलग रहेगा। इस टाइप के कुछ ग्राफ रहते हैं, इससे कुछ हमें ट्रेंड मालूम चलता है कि ऊपर जा रहा है ग्राफ या फिर नीचे जा रहा है, तो इस टाइप के ग्राफ होते हैं। ये भी इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है, ग्राफ इज ऑल्सो ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जर्वेबल डेटा बाय वे ऑफ अ पिक्चर। डायग्राम भी वही है और ग्राफ की भी वही डेफिनेशन है, लेकिन इधर चेंज क्या है कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं होता। अगर इसको हमें समझना है ग्राफ को, तो हमें किसी एक्सपर्ट की नॉलेज चाहिए होती है, या फिर हमें खुद थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए स्टैटिस्टिक एंड इकोनॉमिक्स की, तभी हम ग्राफ को समझ पाते हैं। क्योंकि इसमें क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी होती है, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन होती है, तो हर कोई समझ नहीं सकता है। और इसमें डिफरेंस क्या है इन दोनों में, कि इसमें डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था और इधर कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस मतलब 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, इस टाइप का। अब ग्राफ कौन यूज करता है, तो ग्राफ यहाँ पे हम देखते हैं। पहले यहाँ पे ये देख लेते हैं कि एक्स और वाई एक्सिस होती है, और यहाँ पे कौन यूज करता है ग्राफ। एक ग्राफ इज जनरली ड्रॉन ऑन ए ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर पे ड्रॉ किया जाता है, जैसे हमें पहले छोटे स्टैंडर्ड में हम ड्रॉ करते थे ग्राफ्स को, वो है ना ग्रीन कलर का एक पेपर आता था जिसमें हम ग्राफ ड्रॉ करा करते थे मैथमेटिक्स में। और ये जनरली रिसर्चर्स एंड एजुकेशनलिस्ट द्वारा यूज होता है। रिसर्चर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, R&D वाले लोग, या एजुकेशनलिस्ट, टीचर्स हो गए, इकोनॉमिस्ट हो गए, ये सारे लोग इसको यूज करते हैं ग्राफ को। आगे देखते हैं। ग्राफ जो है वो लेमैन पर्सन अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, इसमें थरो नॉलेज चाहिए स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स की। डिस्क्रीट यानी डिसकंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने आपको पहले बता दिया 1 2 3 4 5 6 इस टाइप का। कंटिन्यूअस कैसा, 10,000 to 20,000, 20 से 30, 30 से 40, इस टाइप के। अब हम देखेंगे कि ग्राफ या डायग्राम्स के इम्पोर्टेंस क्या है, हमें क्यों ये दोनों चीजें जरूरी होती हैं, इससे क्या हमें फायदा मिलता है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ डायग्राम्स इन ग्राफ्स एंड इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में क्या ये हेल्प करते हैं। तो द स्टडी ऑफ द सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स विच इज परसीव्ड एज डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड इज मेड ईजियर बाय वे ऑफ डायग्राम एंड लेस कंफ्यूजिंग क्लियरर बाय वे ऑफ ग्राफ। अगर हमें इकोनॉमिक्स को समझना है तो हमें अगर डायग्राम और ग्राफ की नॉलेज होगी तो हम इजीली इकोनॉमिक्स को समझ पाएंगे। जैसे हर साल जो बजट आता है वो हर कोई नहीं समझ सकता, उसमें थोड़ी नॉलेज चाहिए रहती है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितना हुआ है हमारी कंट्री में, बैलेंस ऑफ पेमेंट कितना है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, उस सबको भी अगर हमें देखना है तो इकोनॉमिक्स की हमें जरूरत पड़ती है। फिर अगर कुछ ट्रेंड चल रहा है, जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, बिजनेस साइकिल जो होती है, अगर इसको हमें अंडरस्टैंड करना है तो एक ट्रेंड पैटर्न जो होता है उस सब के लिए भी हमें ग्राफ्स की नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि अगर हमें इन्फ्लेशन को देखना है तो हम डायग्राम के तरीके से देख सकते हैं। जैसे अगर ऐसे ऐसे पोटली टाइप कोई पिक्चर हो और यहाँ पे डॉलर का सिंबल है या रुपीस का सिंबल हो, उसमें दिखाया है हाइक, इस टाइप के प्राइस में करके हाइक दिखाई है, तो वो लेमैन समझ सकता है। लेकिन अगर अच्छी तरह समझना है ग्राफ के द्वारा तो उसमें ट्रेंड पैटर्न नोटिस करनी पड़ती है, बिजनेस साइकिल क्या चल रही है वो देखना पड़ता है, क्या आजकल मार्केट चल रहा है वो सब कुछ देखना पड़ता है। तो इस सब के लिए भी हमें इन सब की नॉलेज होनी चाहिए। फिर अगर कुछ चेंज हो रहा है हमारे अलग अलग सेक्टर में, इसको जानकारी लेने के लिए भी हमें जरूरत पड़ती है इन दोनों चीजों को अंडरस्टैंड करने की। A comparison can be made easily drawn for the distribution of some
economic parameters between groups, classes, region, sector as well as time periods. अगर हमें टाइम पीरियड के हिसाब से कुछ कंपैरिजन करना है या फिर 2-3 प्रोडक्ट्स के हिसाब से कुछ कंपैरिजन करना है या फिर वीट के भाव कितने हैं, फिर शुगर के भाव कितने, ये सब कुछ हमें अगर कंपेयर करना है तो इन दोनों की जरूरत पड़ती है. मेनली ग्राफ की जरूरत पड़ती है क्योंकि कंपैरिजन करना है तो ग्राफ जरूरी है. Then many aspects of economics which are found apparently difficult are presented through a diagram graph. The time effort of the presenter in explaining and of the reader in understanding these aspects is saved. अगर हमें किसी को कुछ कंसेप्ट समझाना है या फिर दिखाना है कि अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या चल रही है, तो वो समझाने से अच्छा है कि उसको हम पेपर में प्रेजेंट करके दिखाएं, तो वो इजीली अंडरस्टैंड हो सकता है एंड हमारा टाइम भी बचता है एक्सप्लेन करने में. Certain difficult principles of economics are easy to understand with the help of diagrams and graphs. कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं इकोनॉमिक्स के, वो इजीली अंडरस्टैंड हो सकते हैं बाय द वे ऑफ ग्राफ. जैसे कौन से, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. अभी कितने एक्सपांशन चल रहा है, क्या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है मार्केट या एक्सपांड हो रहा है, प्राइस कितना है, डिमांड कितनी चल रही है, सप्लाई कितनी है, तो ये सब कुछ हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं बाय वे ऑफ डायग्राम्स एंड ग्राफ्स. द ट्रेंड ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स पैरामीटर जैसे कि अभी पॉपुलेशन कितनी चल रही है, फिर हम क्या देख सकते हैं मैक्रो लेवल पे जो हमें डिस्कशन करना है या फिर बड़े लेवल पे, मैक्रो मतलब बड़े लेवल पे जो हमें डिस्कशन करना है वो सीरीज, टाइम सीरीज जो ग्राफ होता है उसके माध्यम से हम इजीली कर सकते हैं. यहाँ मैं अंडरलाइन कर देती हूँ. For instance, the short run and long run irregular fluctuation in agriculture or the regular fluctuation in some industries are calculated by the method of time series graph and the trends are presented by way of time series graphs. Okay. अब ये हमने क्या देखा था, इंपॉर्टेंस देखा था डायग्राम और ग्राफ का. अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे. नेक्स्ट टॉपिक क्या है, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर लेती हूँ. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एस्पेक्ट टू बी कंसिडर व्हाइल ड्राइंग ए डायग्राम और ग्राफ. यानी कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए जब हम डायग्राम या ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं. तो वन बाय वन हम पढ़ते हैं. वेट अ मिनट, मैं थोड़ा हाईलाइटर का कलर बदल लेती हूँ. While making diagrams and graph, the following aspect, यानी कि ये जो following aspect लिखे हुए हैं ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है जब हम डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं. डायग्राम मतलब जो लेमन अंडरस्टैंड कर सकता है उसकी बात कर रहा है. Choice of type of diagrams or graph and their presentation. The right type of diagram or graph must be chosen to make picture more effective. यहाँ क्या बोल रहा है कि सही टाइप का डायग्राम एंड सही टाइप का ग्राफ हमें ड्रॉ करना है. जैसे पिक्टोग्राम हो गया तो वो हमें कब यूज करना है वो हमें मालूम होना चाहिए. स्कैटर डायग्राम हो गया, बार ग्राफ हो गया, तो ये सब क्या है, अलग अलग चीजें हैं, लेकिन किस टाइम पे कौन सा यूज करना है इसकी हमें नॉलेज होनी चाहिए. नहीं तो क्या है, डेटा अलग आएगा, डेटा सही तरीके से नहीं प्रेजेंट हो पाएगा. सर्टेन डेटा कैन बी प्रेजेंटेड इन ए बार डायग्राम एज वेल एज इन ए पाई डायग्राम. द यूजर मस्ट मेक द राइट चॉइस टू मेक द पिक्चर मोर इफेक्टिव. ओके. क्लैरिटी, जो पिक्चर है हमारी वो नीट एंड क्लियर होनी चाहिए, अलग अलग कलर यूज करे हुए होने चाहिए जिससे हमें मालूम चले कि इसमें क्या हो रहा है, दूसरे में क्या हो रहा है. जैसे वीट में हमने ब्राउन कलर ले लिया ग्राफ्स के अंदर दिखाने में, कंपैरिजन हम कर रहे थे वीट एंड शुगर का, तो वीट में हमने ब्राउन ले लिया, शुगर में हमने हल्का सा कौन सा कलर बताऊं, अब चलो येलो टाइप ले लिया. तो इसमें हम दोनों में अलग अलग कलर रखेंगे तो हमें इजीली आइडेंटिफाई होगा कि किसमें क्या डिफरेंस चल रहा है, किसके प्राइस कितने हैं, किसकी डिमांड कितनी चल रही है. ये जस्ट मैंने एग्जांपल के लिया है, मैं आपको पिक्चर्स भी दिखाती रहूंगी बीच बीच में जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले. तो यहाँ क्या बोला है, डिफरेंट कलर और डिफरेंट शेड्स का यूज होना चाहिए अगर हमें कंपैरिजन करना है. तो स्केल्स एंड मेजरमेंट, एप्रोप्रिएट साइज. अगर 1 इंच का एक हम ग्राफ का स्टैंड ले रहे हैं, इस टाइप का अगर हम 1 इंच का ले रहे हैं तो दूसरा भी यहाँ का डिस्टेंस जो है वो 1 इंच का ही होना चाहिए. ऐसा नहीं कि इतना बड़ा ले लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए. तो हमें प्रॉपर मेजरमेंट एंड स्केल से ड्रॉ करना है. रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों अच्छी तरह मेंशन होनी चाहिए. उल्टी सीधी मेंशन नहीं होनी चाहिए. बोथ एक्सिस ऑफ ए डायग्राम और ग्राफ मस्ट बी डिनोटेड रिप्रेजेंटेड विद एप्रोप्रिएट डिटेल्स ऑफ व्हाट दे प्रेजेंट. अगर हमने एक साइड लिखा है क्वांटिटी, जैसे हमने लिखा कि इतने परसेंट, इस साइड पे हमने जैसे क्वांटिटी लिख दी और इस साइड पे हमने लिख दिया प्राइस, तो हमें प्राइस की जगह प्राइस लिखना है, क्वांटिटी की जगह क्वांटिटी लिखनी है. ऐसा नहीं उल्टा सीधा कर दिया तो क्या होगा, हमारा रिजल्ट सही आएगा. डेटा टेबल एंड सोर्सेज ऑफ डेटा. यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डेटा टेबल जो होते हैं, यानी कि ग्राफ जो हमने ड्रॉ करा वो किस टेबल पे से देख के ड्रॉ करा. हम नीचे टेबल देखते हैं, वेट मैं आपको बताती हूँ. देखो ये होता है डेटा टेबल और ये होता है हमारा ग्राफ. तो हम
क्या हमारे पास ऑथेंटिक डेटा था, यहाँ पे हमें सोर्स मेंशन करना चाहिए। एंड इस टेबल को हमें हमेशा ड्रॉ करना है जब भी हम ग्राफ का ड्रॉ कर रहे हैं, जब भी हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं तब। यही यहाँ पे बोला गया है कि डेटा टेबल और सोर्स ऑफ डेटा, यानी कि कहाँ से हमें उस इंफॉर्मेशन मिली, तो हमें सोर्स लिखना है एंड उसको डेटा टेबल को भी हमें ड्रॉ करना चाहिए। मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द डेटा, हमने किस टाइप से डेटा को कैलकुलेट करा हमें वो भी बताना होगा। क्यों? व्हेन द पिक्चर इज नॉट ड्रॉन फ्रॉम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डेटा बट इट इज ड्रॉन फ्रॉम डेटा सिंप्लीफाइड विद स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला, इट इज एप्रोप्रिएट टू स्टेट द स्टैटिस्टिकल मेथड ब्रीफली। यानी कि अगर हमने डायग्राम ड्रॉ नहीं करा जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है, जो लेमैन अंडरस्टैंड कर सकता है, अगर हमने वो ड्रॉ नहीं करा, तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो वहां पे हमें कौन सा हमने फॉर्मूला यूज करा था इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए, इस ग्राफ को प्लॉट करने के लिए, हम उसको फॉर्मूले को अच्छी तरह बताएं कि हमने इस डेटा को कैसे लाया, क्या हमने स्टेप्स फॉलो करे थे जिससे हमारा ग्राफ बन के आया है। तो ये हमें पूरा ब्रीफली बताना चाहिए, जिससे अगर किसी दूसरे को अंडरस्टैंड करना है तो वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। अब हम देखते हैं किस किस टाइप के डायग्राम होते हैं। डायग्राम मैं आपको फिर बता रही हूँ, डायग्राम मतलब कौन से, जो कि इजीली लेमैन अंडरस्टैंड कर सकता है। लेमैन, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लेमैन मतलब आम इंसान जो होता है वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है, उसको हम डायग्राम बोलते हैं। ये होते हैं अलग अलग टाइप के। पहला यहाँ पे बताया पिक्टोग्राम, फिर आता है स्कैटर डायग्राम, लाइन डायग्राम बेस्ड ऑन टाइम पीरियड्स, सर्कल डायग्राम, बार डायग्राम जो कि ज्यादातर यूज होता है, एंड पाई डायग्राम। यहाँ पे हम देखते हैं टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम। टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम कैसा होता है, तो इस तरीके का होता है जो हमें यहाँ पे पिक्चर दिख रही है। पिक्चर शोन शेप और स्लोप इन रिलेशन इकोनॉमिक्स बिटवीन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल जैसे डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन, इस तरीके से दो वेरिएबल को लेता है। प्राइस एंड क्वांटिटी, for example a demand curve is supply curve, the independent variable is measured on x axis। ये आपको एकदम ध्यान रखना है, इधर से MCQ बन सकते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है, x होता है। x एक्सिस जो होती है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होती है, और x पे कौन सा वेरिएबल डिपेंड करता है, तो y एक्सिस डिपेंडेंट वेरिएबल है। Economics often uses line diagram representing time-based self-explanatory trend of a variable. For example, size of population in different time periods, rate of inflation in various year, literacy rate, ये सारे कुछ डेटा टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम से हम बता सकते हैं, समझाने में इजी रहते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, परसेंटेज ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया पॉपुलेशन सिंस 1951 से लेकर 2011 तक की हमारा जो सेंसस होता है हर 10 साल में, वो पॉपुलेशन को डिनोट करता है। सेंसस जो है वो हर 10 साल में एक बार होता है। सेंसस पॉपुलेशन कितनी है उसको डिनोट करने में, उसको मेजर करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे हमें वही दिखाया गया है कि 1951 से लेके 1961 तक हमारी जो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन थी, यानी कि हमारी पॉपुलेशन कितने परसेंटेज से बढ़ी है, वो यहाँ पे बताया गया है। तो 21.64 किधर है, तो इधर है 20 और 25 के बीच में 21.64 इधर है, तो यहाँ पे एक पॉइंट कर दिया। फिर 1961 से लेके 1971 ईयर तक 24.80 हुई, यानी कि धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ी, तो ये यहाँ हुआ। फिर 1971 से 81 में 24.66 हुई, यानी कि फिर से घट गई पॉपुलेशन, तो इधर आ गया। फिर 1981 से 1991 में कितनी थी पॉपुलेशन, तो 23.87, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, घटती जा रही है पॉपुलेशन। एंड लास्टली 2001 से 2011 तक में 17.64 हो गई हमारी ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। तो ये सब कुछ दिखाया गया है टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम से, यानी कि हमें सबसे पहले जो हमारे यहाँ पे हमारे पास डेटा होते हैं उस पे हमें पॉइंट लगाते जाना है, एंड सारी लाइन को लास्ट में इस तरीके से ज्वाइन कर देना है, तो हमारा टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम परफेक्टली ड्रॉ हो जाता है। इस टाइप के आपको क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए, कि आप हमें ऐसा आपको टेबल दिया होगा और आपको इसको प्लॉट करके दिखाना होगा खुद से ड्रॉ करके। अब यहाँ पे दिखाया है बार डायग्राम एंड टाइप्स ऑफ बार डायग्राम। बार डायग्राम कैसा होता है एंड उससे कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो चलिए हम 1 बाय 1 देख लेते हैं इसको भी। लेट्स स्टार्ट। A bar diagram shows distribution of the value of a variable in various components. For example, literacy rate in a country. कितना
पढ़ा लिखा कंट्री है, यानी कि कितने लोग उस कंट्री में पढ़े हुए हैं, उसको लिटरेसी रेट बोलते हैं। फिर लिटरेसी रेट अमॉन्ग फीमेल्स, कितने फीमेल्स यानी कि कितनी औरतें पढ़ी हुई हैं और कितने मेल्स पढ़े हुए हैं उस पर्टिकुलर ईयर में, ये सब कुछ अगर हमें डिनोट करना है तो हम बार डायग्राम की हेल्प से डिनोट कर सकते हैं। अब बार डायग्राम वर्टिकल भी हो सकता है एंड हॉरिजॉन्टल भी। वर्टिकल कैसा होगा? वर्टिकल मतलब डेटा इस तरीके से दिखाया गया होगा, इस तरीके से, जैसे हमने ऊपर देखा था इस तरीके से दिखाया गया होगा। और हॉरिजॉन्टल मतलब कैसे दिखाया गया होगा? इस तरीके से। ये होता है हमारा हॉरिजॉन्टल। बेसिकली हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरीके की लाइन एंड वर्टिकल मतलब इस तरीके की लाइन। ठीक है, इजी हो गया समझने में, तो मैं आपको यहाँ अंडरलाइन करवा देती हूँ। दो तरीके के होते हैं। A separate bar is drawn for each section और टाइम पीरियड। अलग अलग सेक्शन और अलग अलग टाइम पीरियड के लिए अलग अलग इस टाइप के जो ना डायग्राम, बार डायग्राम ड्रॉ करे जाते हैं। फिर यहाँ क्या बोला है? Thus, by comparing the height and length of bar, a comparison can be made of the values of each section। हमें हाइट और लेंथ की मदद से इस तरीके से, जैसे हाइट इसकी ये है, लेंथ हाइट इसकी ऐसी है, लेंथ इसकी ऐसी है, तो अगर हमें कंपैरिजन करना हो तो हम कंपैरिजन देख सकते हैं, इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे इस साल में कितना था, इतना था, फिर उसके बाद पॉपुलेशन क्या हुई, बढ़ी, 1961 से 71 के बीच में पॉपुलेशन बढ़ी, लास्टली क्या हुई, पॉपुलेशन एकदम नीचे हो गई, ग्रोथ रेट हमारा पॉपुलेशन का एकदम नीचे चला गया, तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आगे क्या बोला गया है? बार डायग्राम आर जनरली ऑफ 3 टाइप्स। जनरली बार डायग्राम जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला सिंपल बार डायग्राम, फिर आता है क्लस्टर्ड। क्लस्टर्ड से ही हमें नाम से ही मालूम चल रहा है कि मतलब एकदम पास पास सा होगा, क्लस्टर्ड मतलब एकदम पास पास घिचपिच सा। फिर आता है डिवाइडेड बार डायग्राम, यानी कि एक, जैसे ये एक डायग्राम है, इसके अंदर ही 2-3 हमें डेटा दिए हुए होंगे इस टाइप के, नीचे कुछ और, ऊपर कुछ और, उसके ऊपर कुछ और, इस तरीके से डिवाइडेड बार डायग्राम होता है। सबसे पहला है सिंपल बार डायग्राम। इस सिंपल बार डायग्राम रिप्रेजेंट्स वैल्यू ऑफ ओनली वन वेरिएबल। एक वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो रिप्रेजेंट करता है ओवर ए बेस से वेरियस रीजन्स और ईयर। इट गिव्स ए विजुअल इफेक्ट द डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बिटवीन रीजन्स, ईयर्स एंड सो ऑन। इधर हमें एग्जांपल दिया है, बाय मंथली सेल ऑफ चॉकलेट बॉक्सेस इन ए शॉप, यानी कि 2-2 महीने में कितनी सेल्स हुई थी, ये हमें यहाँ पे दिखाया गया है। हाइपोथेटिकल एग्जांपल, ये सिर्फ एग्जाम्पल लेने के लिए लिया है, रियल नहीं है। हमने सोर्स मेंशन कर दिया, यहाँ टेबल ड्रॉ कर दिया एंड यहाँ पे रिप्रेजेंट करा। ये सिंपल बार डायग्राम है, सिंपली हम इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जो शेडेड पोर्शन है उसका मतलब है सेल्स कितना हुआ है, कितने यूनिट्स का सेल हुआ है, ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करा गया है। इस साइड है हमारा सेल्स का यूनिट एंड इधर है हमारे मंथ के, किस मंथ में कितना सेल्स हुआ था बेसिकली। फिर आता है बार डायग्राम, ये था सिंपल, जो कि हम सिंपली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फिर आता है क्लस्टर। क्लस्टर में कैसा होता है कि मिक्स होता है सब कुछ। फिर ग्राफ वैल्यूज ऑफ कॉमन वेरिएबल एंड ओवर ए कॉमन बेस आर गिवन फॉर मोर देन वन सेक्शन ऑफ रिलेटेड पैरामीटर्स। अब हम देखते हैं क्लस्टर बार डायग्राम। इधर हमने सेम एग्जांपल लिया हुआ है, स्मॉल साइज, मीडियम साइज एंड लार्ज साइज। ये देखो क्लस्टर मतलब एकदम पास पास था। यहाँ पे हमें डेटा दिया है कि स्मॉल साइज की जो चॉकलेट थी उनकी कितनी बिक्री हुई जनवरी फरवरी में। तो स्मॉल साइज की जनवरी फरवरी में 30, मीडियम साइज 15 एंड लार्ज साइज 25। तो देखो 30, 15 एंड 25 जनवरी में। फिर बाकी 3 देखो, मार्च अप्रैल में कितनी, स्मॉल साइज 40, मीडियम 25 एंड लार्ज साइज 50। 40, 25 एंड 50। अब लास्ट देखो, नवंबर एंड दिसंबर में स्मॉल साइज की हुई थी 60, मीडियम साइज की चॉकलेट 40 बिकी एंड लार्ज साइज की 20। ये देखो 60, 40 एंड 20। ये कौन सा है? क्लस्टर्ड बार डायग्राम में। मैं पहले ही बताया था, शेड की तरफ से हमें शेड अलग अलग करने होंगे तीनों में। अगर आपको एग्जाम में ऐसा पूछता है तो आपको तीनों में, जैसे कि जनवरी फरवरी में जो है वो तीनों में स्मॉल में अलग शेड हमें दिखाना है, मीडियम में अलग एंड लार्ज में अलग, जिससे आइडेंटिफाई इजीली हो सके एग्जामिनर जब चेक करे तब। स्मॉल साइज में हमने पूरा ब्लैक दिखाया है, मीडियम साइज में थोड़े इस टाइप के क्रॉस क्रॉस से दिखाए हैं, लार्ज साइज में उसके उल्टे साइड के क्रॉस दिखाए हैं। तो इस तरीके से आप इजीली कर सकते हैं। फिर आता है डिवाइडेड बार डायग्राम, जो कि एवरी सिंगल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल हैज सब कैटेगरीज। ये कैसा था? पूरी कैटेगरी थी, इसके अंदर सब कैटेगरी मतलब इस टाइप की होंगी, एक के अंदर ही अलग अलग कैटेगरी दिखाई गई होंगी। देखो यहाँ पे बताया है, यहाँ पे लिया है चॉकलेट सोल्ड इन रूरल एंड अर्बन एरिया।
रूरल के अंदर कितनी चॉकलेट बिकी, यानी कि गांव में कितनी चॉकलेट्स बिकी, सिटीज अर्बन में कितनी चॉकलेट बिकी एंड ओवरऑल इंडिया में कितनी चॉकलेट बिकी। तो ये देखो सेल्स रूरल में कितनी हुई थी 30, फिर मॉडर्न यानी कि अर्बन सिटीज में कितनी हुई तो 40, तो 30 और 40 कितने हुए 70, हो गया 70। फिर है मार्च और अप्रैल के मंथ में रूरल में हुई 35 एंड इसमें 80, देखो नीचे से 35 एंड ऊपर का पोर्शन जो है वो 80 है, इन दोनों का टोटल करो तो कितना आएगा 115। फिर लास्ट का देख लेते हैं, नवंबर एंड दिसंबर मंथ के अंदर यानी कि 2 मंथ के अंदर, सब जगह यहाँ 2 में ही है, देखो बाय मंथली मतलब 2 मंथ के अंदर 40 एंड 80, इधर देखो 40 है सबसे पहला एंड सबसे ऊपर कौन सा 80 है। तो आपको स्केल से मेजरमेंट लेना है फिर करना है, ऐसे डायरेक्ट नहीं करना, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे 40 एंड यहाँ पे 80, तो ये क्या हुआ, इन दोनों का टोटल करो 120 आएगा। इस तरीके से आपको ये ड्रॉ करना है। ये था डिवाइडेड बार डायग्राम। सबसे पहले हमने देखा था सिंपल, फिर देखा क्लस्टर्ड एंड लास्टली हमने देखा डिवाइडेड बार डायग्राम। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से एस्पेक्ट यानी कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें बार डायग्राम ड्रॉ करते समय ध्यान रखनी है। तो the width of the bar does not represent any data and hence all bars should be of equal width। जितने भी बार यहाँ पे ड्रॉ करे हैं वो इक्वल विड्थ के हैं। इक्वल विड्थ मतलब यहाँ का जो डिस्टेंस होता है, बार का जो डिस्टेंस है वो सेम विड्थ का, ये देखो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, क्योंकि ये कोई क्वांटिटी डिफाइन नहीं करता। यहाँ पे हाइट से मेजरमेंट हो रही है, यहाँ पे कैसा ऐसा हाइट से मेजरमेंट हो रही है कि कितना चल रहा है, देखो। फिर लेंथ ऑफ द रिस्पेक्टिव बार शुड बी प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच दे रिप्रेजेंट। इन सब की जो हाइट होती है वो सारा जो डेटा दिया है उसके प्रोपोर्शन यानी कि उसके जैसी सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे अगर 70 लिखा है तो यहाँ पे आपने 80 का ड्रॉ कर दिया, जैसे यहाँ पे लिखा है 30 तो यहाँ पे मालूम चला आपने 30 इधर लिख दिया 40 इधर लिख दिया, नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। जो दिया है वैसे ही आपको ड्रॉ करना है। द डिस्टेंस बिटवीन ऑल बार शुड बी इक्वल एंड दैट शुड बी ऑल्सो मेंटेन बिटवीन द फर्स्ट बार एंड द ओरिजिन। यानी कि यहाँ पे जितना भी डिस्टेंस है, यहाँ देखो जितने भी यहाँ पे ग्राफ का डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए। ये देखो इतना डिस्टेंस, यहाँ पे फिर इतना, तो सेम होना चाहिए। आपको स्केल से मेजरमेंट करके करना है। और इस पॉइंट में दूसरी बात बोल रहा है कि इन सारों का डिस्टेंस सेम होना ही चाहिए, लेकिन जो फर्स्ट ग्राफ है और इसका ओरिजिन, ये कौन सा ओरिजिन पॉइंट होता है, तो ये फर्स्ट ग्राफ से लेके ओरिजिन तक का जो पॉइंट है ना उसका भी डिस्टेंस सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इन सारों का सेम है और ये अलग है, नहीं, ये सारे जितने भी आपने ग्राफ ड्रॉ करे हैं उनका सारों का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। फिर क्या है, ऑल बार्स रेस्ट ऑन द सेम लाइन कॉल्ड द बेस विच यूजुअली कोइंसाइड विथ एक्स एक्सिस। जितने भी बार हैं वो सारे सेम लाइन में होने चाहिए। ये देखो ये सेम लाइन है जो कि क्या नाम है इस लाइन का, एक्स एक्सिस। ये सेम एक्स एक्सिस पे ही सारे बार होने चाहिए। In today's time, with the help of computer technology, horizontal bars are also drawn instead of vertical bars। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल टाइप के भी जो बार्स होते हैं वो भी ड्रॉ करे जाते हैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की मदद से। ये कौन से टाइप के हैं, ये है वर्टिकल टाइप के। हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरीके से। मेक श्योर आपका डिस्टेंस एंड लाइन पे आ रहे हैं सारे। ये देखो यहाँ पे मैंने और लाइन बढ़ा देती हूँ, यहाँ से थोड़ा ऐसा गड़बड़ सा हो रहा है, लेकिन आपको नोटबुक में अगर आपको दिखाना हो तो वह इस टाइप के होने चाहिए। ये हो गया हॉरिजॉन्टल एंड ये है वर्टिकल। फिर है और वर्टिकल बार शुड बी अरेंज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जितने भी वर्टिकल है, जितने भी वर्टिकल बार्स हैं वो सारे लेफ्ट टू राइट होने चाहिए, यानी कि इधर से शुरू होना चाहिए। लेफ्ट कौन सी है, इधर से। राइट कहाँ है, इधर। तो सारे भी जितने भी हैं आपके बार लेफ्ट टू राइट से जाने चाहिए, यानी कि इधर से शुरू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इधर से शुरू करके ऐसे उल्टी दिशा में जा रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं, इस दिशा में होने चाहिए। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है फॉर योर एमसीक्यू। Therefore, the bar representing the first data in the series is drawn first near the point of origin। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो फर्स्ट बार डायग्राम जो ड्रॉ होता है, फिर कोई भी डायग्राम जो ड्रॉ हो रहा है वो ओरिजिन से ड्रॉ होता है, ओरिजिन से स्टार्ट होता है इसका, यानी कि इस साइड से स्टार्ट होता है, मतलब लेफ्ट से स्टार्ट होता है एंड राइट को जाता है, यानी कि राइट में एंड होता है। तो ये थे हमारे एस्पेक्ट जो कि हमें ध्यान रखना है while drawing diagrams and graphs। देखो पाई डायग्राम कैसा होता है, तो यहाँ पे मैंने बेसिकली एक सर्कल ड्रॉ करा और अगर मैं यहाँ पे अलग अलग लाइन ड्रॉ कर दूं, ये 1 डिग्री, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी,
तो यहाँ पे यही बोला गया है कि अगर हम सर्कल को अलग अलग तरफ से डिवाइड कर दें, अलग अलग डेटा जो हमें दिया हुआ है टेबल के अंदर उस हिसाब से हम डिवाइड कर दें तो उसी को हम पाई डायग्राम बोलते हैं। वो कैसा होता है, वो इस टाइप का होता है जो यहाँ पे दिखाया है। वैसे ही मैंने आपको एक छोटा सा ऊपर ड्रॉ करके दिखाया। If an entire circle is considered as universal set of an entire data and the different components of this data represented by dividing, सर्कल को डिवाइड करके डिग्रीज में जो लिखा जाता है उसको हम पाई डायग्राम बोलते हैं। पाई डायग्राम इज ड्रॉन फॉर द सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। पाई डायग्राम जब ड्रॉ होता है जब हमारा डेटा जो हमारे पास गिवन है वो सिमिलर टाइप का है, यानी कि एक सरखा सा है डेटा। Since an entire circle is represent as 360 degree, ये डिग्री का सिंबल है, the entire data represent 360 degree and section division of the data represented by dividing the circle in degrees proportional to each data section। यानी कि जो सेक्शन है, अलग अलग टाइप के जो सेक्शन है उसको अगर हमें दिखाना है तो हम 360 डिग्री को डिवाइड करके दिखाते हैं। ये इसका फॉर्मूला होता है। आगे देखते हैं फॉर्मूला फॉर ऑब्टेनिंग प्रोपोर्शनल डिग्री फॉर ए कॉम्पोनेंट डेटा। इसका एक फॉर्मूला भी होता है जो आप याद कर लेंगे। डिग्री इज इक्वल टू कॉम्पोनेंट वैल्यू डिवाइड बाय टोटल वैल्यू इनटू 360। यहाँ पे हमें पॉकेट मनी दिखाई है जो कि एक स्टूडेंट स्पेंड करता है अलग अलग आइटम्स पे। बुक्स पे वो 20 रुपीज स्पेंड करता है, स्टेशनरी पे 5, फोन कंप्यूटर्स पे 30, फूड आइटम पे 30 एंड क्लोथ्स पे 15। तो हमने इसको कैसे कैलकुलेट करा, 20 इंटू 360। 360 डिग्री इसकी टोटल डिग्री होती है। सर्कल की टोटल जो यहाँ पे वैल्यू होती है वो होती है 360 डिवाइड बाय 100, यानी कि 20 मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइड बाय 100, तो हमें 72 डिग्री मिला। स्टेशनरी पे कितना स्पेंड कर रहा है वो स्टूडेंट, तो 5 इंटू 360 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 18%। इस तरीके से हमें अलग अलग चीजों पे हाईलाइट कर देना है। जैसे बुक्स पे कितना है 72%। बुक्स कौन सी है, ये वाली, ये है बुक्स। फिर है स्टेशनरी पे 5%। फिर है डिवाइसेस पे कहाँ है, ये वाला। फिर है फूड पे ये वाला एंड क्लोथ्स पे इतना। इस हिसाब से आपको परसेंटेज ड्रॉ कर देने हैं। इन सब का टोटल अगर करो तो 360 आना चाहिए। यहाँ पे कर दिया है। ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया है। ये आपके एग्जाम में ज्यादातर नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको दिखाया था तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब यहाँ पे कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान रखनी है जब आप पाई डायग्राम ड्रॉ करते हो। तो सबसे पहला 360 डिग्री होना चाहिए, सर्कल एकदम कंप्लीट होना चाहिए। सब डिवीजन जो कर रहे हो उसको ध्यान में रखना है कि इस फॉर्मूले से करो आप। Degree for subdivision are calculated in proportion to the value of the variable for that division and the sum total of the degree. Sum total of the degree of all such subdivision must be 360. यानी कि यहाँ पे जो दिखाया है वो 360 होना चाहिए इन सब का टोटल अगर करें हम तब। If relevant data is to be compared across regions or time periods, then 2 pie diagrams can be drawn side by side. 2 pie diagram को भी हम अलग अलग side by side draw कर सकते हैं। For a data set with a smaller total value, a circle with smaller dimension is drawn. And for a data set with larger total value, a larger with bigger dimension is drawn. अगर हम छोटा डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो स्मॉलर डायमेंशन वाला भी पाई डायग्राम ड्रॉ हो सकता है, और हम बड़े डेटा को हमें ऑब्जर्वेबल को हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम बड़ा डायमेंशन लेके भी बड़ा पाई डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, ये हमने ऊपर क्या देखा कि किस किस टाइप के हमारे डायग्राम होते हैं। अब हम देखेंगे किस किस टाइप के हमारे पास ग्राफ होते हैं। ग्राफ कौन यूज करता है, तो सबसे पहले इकोनॉमिस्ट यूज करते हैं, एजुकेशनलिस्ट यूज करते हैं, ये सारे लोग ग्राफ्स का यूज करते हैं। ग्राफ लेमैन अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। अगर किसी को भी ग्राफ अंडरस्टैंड करना है तो उसको इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहला आता है टाइम सीरीज ग्राफ, फिर आता है ग्राफ फॉर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके अंदर है हिस्टोग्राफ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एंड लॉगरिथमिक ग्राफ। टाइम सीरीज ग्राफ in a trade cycle or cycle of economics, short term and long term regular or irregular changes are observed. ट्रेड साइकिल मतलब वही बिजनेस साइकिल आपको आगे आएगी अगर आप आगे पढ़ोगे तो। कैसा होता है इसमें बेसिकली यही दिखाया जाता है कि डिप्रेशन हुआ, बूम हुई, एक्सपांशन हुआ, फिर बूम, फिर डिप्रेशन, इस टाइप की साइकिल चलती रहती है। The trends of such changes are observed with the help of statistical tools, and when graphs are drawn, taking these changes as variable and time period as base, then such graphs are called time series graph. बेसिकली अगर आपको ट्रेड साइकिल और इकोनॉमिक्स की एक्टिविटी कैसे चल रही है शॉर्ट रन में एंड लॉन्ग रन में, अगर आपको ये दिखाना है तो आप टाइम सीरीज का यूज कर सकते हो।
Since the syllabus does not include other types of graph, they are not discussed here. यानी कि हम सिर्फ एक टाइप का हमने देखा, ये सारे जो हैं हमारे सिलेबस के अंदर अभी नहीं है, सिर्फ आप इसके नाम याद कर लीजिए जिससे अगर एमसीक्यू में आए तो आप टिक कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने इसके बारे में पढ़ा, बाकी ये सारा कुछ हमारे सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। अब हम आते हैं एक नए टॉपिक पे जो कि है हम टेक्नोलॉजी का यूज किस तरीके से करते हैं अगर हम इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी का यूज भी है, फिर आगे हम देखेंगे कंप्यूटर का यूज। तो वी आर लिविंग इन एन एज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। हम ऐसे एरा में रह रहे हैं जो सब कुछ काम टेक्नोलॉजी से होने लगा है। पेमेंट जो कि हम फोन पे से करते हैं, पेटीएम से करते हैं, शॉपिंग जो कि नाइका, फ्लिपकार्ट, अमेजोन इन सब से करते हैं, फिर वीडियोस बनाना, एडिटिंग करना, सब कुछ अब सब काम अब घर बैठे होने लगा है। ग्रोसरीज मंगाना वो भी सब कुछ हो सकता है ब्लिंकिट एंड इन सारी ऐप से। तो हम डिजिटल एरा में रह रहे हैं। वी यूज दिस टेक्नोलॉजी इन आवर डेली लाइफ। हम टेक्नोलॉजी का यूज हम डे टू डे लाइफ में करते हैं, चाहे वो ट्रांजैक्शन करने में हो या फिर कुछ परचेजिंग करने में हो या फिर सेल्स भी हम कर सकते हैं, बिजनेस भी हम खोल सकते हैं हमारा ऑनलाइन। We use digital technology to stay connected with friends and relatives, to watch movie, to listen music and to navigate our way while driving on unknown routes, to purchase goods, to pay our bills, to buy tickets and for many more purposes. ये आपको ध्यान रखना होगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम टेक्नोलॉजी का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स और रिलेटिव से बात करने में, मूवीज देखने में, म्यूजिक सुनने में, अगर हम कहीं दूसरे शहर में नए हैं, अगर हमें घूमने जाना है तो गूगल मैप्स का भी हम यूज कर सकते हैं, फिर कुछ खरीदने में, फिर टिकट्स बाय करने में, मूवीज टिकट्स बाय करने में या फिर रेलवे टिकट्स बुक कराने में, फिर लाइट बिल भरने में भी हम यूज कर सकते हैं, बैंक में पैसा भी हम जमा करवा सकते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म से। तो सारा कुछ ये सब कुछ किस वजह से पॉसिबल हुआ है, तो हमारी टेक्नोलॉजी की वजह से। ये सारी टेक्नोलॉजी जो है वो एजुकेशन में भी यूज होती है। दिस टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो यूज फॉर एजुकेशन। इकोनॉमिक्स क्या है? एक आर्ट और साइंस है विच इवॉल्व्स एवरी डे एज द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स। इकोनॉमिक्स ऐसी चीज है जिसमें आर्ट और साइंस दोनों इन्वॉल्व होती है, और वो एक ह्यूमन जो होता है जैसे उसका नेचर चेंज होता रहता है डे बाय डे, उसी तरीके से इकोनॉमिक्स भी चेंज होती रहती है। सोसाइटी एंड स्टेट्स चेंजेस विद टाइम। Hence, people in ordinary business of life as well as experts have to update themselves by day and technology helps to cope up. यानी कि हम सबको टेक्नोलॉजी के हिसाब से चेंज होना पड़ता है, एंड होते रहो वो अच्छा भी है, क्योंकि जैसे पहले क्या होता था, मुनीम जी रहते थे अकाउंटिंग करने के लिए, अब बहुत सारी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आ गए। तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी में अपग्रेड हुआ है, यही सारी चीजें यहाँ पे बोल रहा है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिटल टूल्स फ्रीक्वेंटली यूज। बहुत सारे डिजिटल टूल्स यूज करे जाते हैं आजकल के जमाने में इकोनॉमिक्स के लिए। तो हम कुछ देखेंगे, हम कुछ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी देखेंगे, एक्सेल वर्कशीट में कैसे काम होता है, हम वो सारी चीजें भी पढ़ने वाले हैं। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स इज अवेयर ऑफ द वर्ड कंप्यूटर। कंप्यूटर हम सब अवेयर हैं इस वर्ड से ऑब्वियसली, क्योंकि हमने इतने साल से पढ़ाई है। वी हैव यूज्ड अ कंप्यूटर फ्रीक्वेंटली इन आवर स्कूल्स। some of might have also have computer at home। यानी कि हम सबने स्कूल में यूज करा है कंप्यूटर का, या फिर हमारे घर में होता है ये कंप्यूटर। Oh, today even smartphone perform several functions like a computer। यानी कि आजकल फोन भी इतने अच्छे हो गए, इतने अपग्रेडेशन फोन आ गए, इतने मॉडर्न फोन आ गए कि वो कंप्यूटर का टास्क भी कर लेते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम अब फोन में भी आ जाते हैं। हम कंप्यूटर का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, हम वो देखना है। सबसे पहला प्रेजेंटेशन बनाने में, जो कि हम बोलते हैं पीपीटी बनाने में, उसमें भी हम यूज करते हैं हमारे कंप्यूटर का, पावर पॉइंट का। मैं आपको अभी उससे ही पढ़ा रही हूँ अगर आपको मालूम हो तो the entire topic of budget can be highlighted in 3 slides। जो अगर हमें बजट का प्रेजेंटेशन बनाना हो स्कूल्स में या कॉलेजेस में, तो हम पीपीटी यानी कि पावर पॉइंट की मदद से बना सकते हैं। डिफिकल्ट थियरीज जो होती हैं, बजट होता है, डिमांड एंड सप्लाई अगर हमें दिखाना है तो इजीली हम वो ग्राफ की मदद से, थोड़े डायग्राम की मदद से इजीली वो हम समझा सकते हैं। One can give meaning of 2 accounts in a budget and their meaning. Another can show the example of content of a budget, how it is presented. The third slide can give the trends of budget in our country or can give the actual budget of a government for a recent year। ठीक है। Then Excel worksheet। Excel में हमें काम करना आना चाहिए, बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ है एंड बहुत अच्छी चीज़ भी है। अगर आपको अच्छी तरह से यूज़ करना आता है तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है वो आपके लिए। इकोनॉमिक्स डील्स विद अ लॉट ऑफ डेटा। इकोनॉमिक्स में बहुत सारा डेटा होता है। Researchers sometimes deal with data in thousands of observations। यानी कि कभी कभी जो statistical analysts होते हैं
उनको क्या होता है, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ डेटा में डील करना होता है, तो वो क्या एक्सेल शीट बना के रखते हैं, उन पे सारे फॉर्मूले लगाते हैं। अगर आपको फॉर्मूला अच्छी तरह आता है तो वो आप पूरा एक क्लिक में सारा कुछ जनरेट करके रख सकते हैं। बेसिक फॉर्मूला जैसे टोटल करने का, एवरेज करने का, रैंकिंग देने का, ये सारा कुछ अगर आपको मालूम हो तो आपकी जो मार्कशीट बनती है ना, स्कूल्स की ग्रेड मिलते हैं आपको, परसेंटेज, रैंक, ये सारा कुछ भी एक्सेल से होता है। आपकी टीचर्स एक्सेल में ही काम करती हैं, क्योंकि मैनुअली बनाना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। एक्सेल से बनाओगे तो बहुत ज़्यादा ईजी रहता है। Excel sheet are almost an important tool for processing data in economics. We can also obtain various figures for the data in an Excel sheet. एक क्लिक में अगर आपको फॉर्मूला मालूम हो तो आपका सारा डेटा जनरेट होके आ सकता है सिर्फ एक क्लिक के अंदर। फिर क्या है, कंप्यूटर में डायग्राम्स एंड ग्राफ्स का भी हम यूज कर सकते हैं। There are simple drawing tools in a Word file which can be drawn to use simple free hand figures like a simple downward sloping or upward sloping demand or supply curve. अब क्या हो गया है, वर्ड के अंदर, एक्सेल के अंदर सारे टाइप्स के हम डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। हम मैनुअली करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। इसकी वजह से आजकल एक्सेल जैसे सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अगर हमें कोई भी स्टैटिस्टिक्स डेटा को इजीली अंडरस्टैंड करना है तो एक्सेल की मदद से हम वो कर सकते हैं। फिर आता है स्टोरेज टूल्स। हमें बहुत सारा स्टडी मटेरियल स्टोर करना होता है हमारे कंप्यूटर में, या फिर अगर हम मेरी तरह, जैसे आप अभी मेरी वीडियो देख रहे हो तो वो आपको डाउनलोड करके रखनी होती है अपने कंप्यूटर में, तो वो भी आप इजीली कर सकते हो। फिजिकल नोटबुक में क्या होता है कि कभी वो खो सकती है नोटबुक, या फिर मॉइस्चर की वजह से खराब हो सकती है, या फिर उधर भी लग सकती है पेपर्स में। तो अगर आप कंप्यूटर में स्टोर करके रखते हो तो वो इजी रहता है, या पेन ड्राइव में स्टोर करके रख ली, या डिस्क में स्टोर करके रख ली, हार्ड डिस्क में, तो वो इजीली रहता है। फिर आप उसको ईमेल पे भेज सकते हो, व्हाट्सएप पे, गूगल ड्राइव, डिजी लॉकर, ये सारे कुछ ऐप्स हैं जिसमें आप ये सारा कुछ प्रिजर्व करके यूज कर सकते हो फॉर द लेटर डेट। देन आता है अदर टूल्स। और कौन कौन से टूल आते हैं, स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम लाइक SPSS, शाज़म, eViews, SAS, टैली भी आता है। डेवलप टू डू ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग फॉर लैक्स ऑफ ऑब्जर्वेशन इन मिनट्स। बहुत सारे जो डेटा होते हैं, लाखों में जो होते हैं, करोड़ों में होते हैं, वो मिनटों में वो इजीली अच्छी तरह सॉल्व कर सकता है अगर हम राइट फॉर्मूला यूज करें तो। टैली भी आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है फॉर अकाउंटिंग फर्म्स। रिसर्च इंस्टीट्यूट बाय सच प्रोग्राम, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं वो सिखाने के लिए एंड खुद को अप्लाई करने के लिए, खुद के डेटा में अप्लाई करने के लिए ये सारा कुछ परचेज भी करते हैं। दे आर वेरी एक्सपेंसिव, वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। लेकिन however certain software like GRETL, PSPPR etc can be free of cost to the internet. कुछ ऐसे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं बाय करने के लिए, लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, जैसे कि ये वाले। Nowadays all these function of a computer are available on smartphone and tablet. आजकल की इस दुनिया में सिर्फ कंप्यूटर में ही नहीं, स्मार्टफोन से टैबलेट में भी ये सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल होना चालू हो गए हैं। अगर आपको मालूम हो तो हमारा एक्सेल जो है वो फोन में भी अवेलेबल होता है। तो यही सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। फिर यहाँ पे क्या बोला गया है, कॉशन, यानी कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यूज करें तो हमें ध्यान रखना है। देखो, कंप्यूटर क्या है, एक स्टडिंग का टूल है, ये स्टडी मटेरियल नहीं है, यानी कि वो बुक्स को कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता, यहाँ पे ऐसा बोला गया है। इट हेल्प्स टू मेक द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग ईजियर एंड फास्टर। कंप्यूटर जो है वो स्टडी का प्रोसेस ईजी एंड फास्ट कर देता है, लेकिन स्टडी को रिप्लेस नहीं कर सकता है। अगर किसी के पास अच्छा कमांड नहीं है कंप्यूटर का तो वो सारा मटेरियल लूज भी कर सकता है, क्योंकि अगर आपने गलत क्रॉस दबा दिया या फिर डिलीट का बटन दबा दिया तो एक ही मिनट के अंदर, एक सेकंड के अंदर आपका सारा मटेरियल, सारे नोट्स डिलीट हो जाएंगे। तो इसमें अच्छा कर्ण होना नेसेसरी है। और अगर आपके पास अच्छी नॉलेज नहीं है ग्राफ्स या डेटा की, या फिर अगर आपको कंप्यूटर यूज करना अच्छी तरह नहीं आता, तो आपका डेटा जो है वो लॉस्ट हो सकता है, या फिर वो गलत डेटा भी दिखा सकता है, क्योंकि आपको अगर नॉलेज प्रॉपर नहीं है तो वो ऐसा ही होगा। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है अगर आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज करते हो तो। ये सब कुछ था हमारी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में। अब हम आते हैं इंटरनेट टेक्नोलॉजी। ये पढ़ने में आपको सबको इंटरेस्ट होगा ही ऑब्वियसली, क्योंकि इंटरनेट हम सब लोग यूज करते हैं, दिन रात रोज यूज करते रहते हैं। इंटरनेट इज अनदर फैसिलिटी क्रिएटेड बाय डिजिटल टेक्नोलॉजी। इंटरनेट कैसी है, हम सब लोग यूज करते हैं। इंटरनेट हमें किन किन चीजों में हेल्प कर सकता है, तो ट्यूटोरियल्स, अलग अलग टाइप के ट्यूटोरियल्स रहते हैं, खाना बनाना, फिर पढ़ाई करना,
एक्टिव लर्निंग, वीडियो लेक्चर्स, रीडिंग मटेरियल, पीडीएफ के फॉर्म में बहुत सारे जर्नल, बहुत सारे आर्टिकल, ई बुक्स, ई जर्नल अवेलेबल होते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम रीड कर सकते हैं। बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो कि यूनिवर्सिटी की मदद से हमें कोई फ्री कोर्स है या फिर लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाना, अलग अलग लोगों से कनेक्ट करना, मिसलेनियस इंफॉर्मेशन, रेफरेंस बुक्स हो गए, डेटा, अलग अलग टाइप के डेटा होते हैं। फॉर एग्जांपल CSO, NSSO, WHO, UNO, ये सारे कुछ अलग अलग ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं, ऑथेंटिक जगह हैं यहाँ से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। बजट कहाँ से कलेक्ट होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये सब कुछ के बारे में हम देखेंगे वन बाय वन। तो ट्यूटोरियल्स, अलग अलग चीजों के ट्यूटोरियल्स आजकल अवेलेबल हैं। सम एजुकेशनल वेबसाइट पुट पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन एंड स्टडी मटेरियल अलोंग विथ वर्कशीट ऑन द ओपन एक्सेस लिंक। वी कैन व्यू सच प्रेजेंटेशन एज ट्यूटोरियल्स। ट्यूटोरियल सिर्फ यही नहीं है, ट्यूटोरियल जैसे हमें अलग अलग चीज कुछ सीखनी है, कुछ बनाना सीखना है, कुछ DIY सीखना है, कुछ कुकिंग का सीखना है, या फिर पढ़ाई का कुछ सीखना है, तो वो सारा कुछ ट्यूटोरियल है। मेकअप सीखना है तो वो भी एक ट्यूटोरियल वीडियो होती है। एक्टिव लर्निंग, जैसे कि अभी आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, तो ये क्या है, वीडियो लेक्चर के थ्रू, एक्सपर्ट्स के थ्रू अगर आप पढ़ रहे हो तो वो भी एक एक्टिव लर्निंग होता है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप सीखते हो, या फिर कोई कोर्स आपने बाय करा है तो वो इंटरनेट के माध्यम के थ्रू आप सीख सकते हो। एग्जाम्पल, लेक्चर बाय एक्सपर्ट आर अवेलेबल इन इकोनॉमिक्स एंड अदर सब्जेक्ट्स। ओके, रीडिंग मटेरियल, अच्छा वैसे एक्टिव लर्निंग में जैसे 2020 के करीब करीब जैसे जूम चलता था कोरोना के समय, तो वो सब भी एक्टिव लर्निंग में ही आता है। ओके, रीडिंग मटेरियल, बहुत सारे ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट रीडिंग मटेरियल हैं, बनाए हैं, कॉपीज हैं, बहुत सारी जर्नल्स हैं, फिर एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं। अगर आपको पढ़ना अच्छी तरह आता है, एनालिसिस करना आता है, तो आप फाइनेंशियल रिपोर्ट भी पढ़ सकते हो बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी कंपनियों का, जिससे आपको इन्वेस्टमेंट में भी हेल्प होती है। फिर आता है इंफॉर्मेशन। By merely searching, we can get information on university offering degrees in economics or any other subject. यानी कि अगर हम कॉलेज में जा रहे हैं सपोज, तो आपको अगर आपके कॉलेज के बारे में सीखना है कि आपका कॉलेज जो है कौन कौन सी डिग्री प्रोवाइड करता है, क्या क्या कोर्सेज प्रोवाइड करता है, तो ये सब कुछ भी आप इंटरनेट के थ्रू देख सकते हो। फिर मिसलेनियस, we can get quotes by economists, names of reference book also on internet by using search engine। यानी कि गूगल की मदद से अगर आपको कोई कोट सर्च करना है जो कि इकोनॉमिस्ट ने बोला था, या फिर कोई रेफरेंस बुक सर्च करनी है, तो वो भी आप सर्च इंजन या कि गूगल, क्रोम, इन सब के थ्रू सर्च कर सकते हो। फिर आता है डेटा। इकोनॉमिक्स यूजेस अ लॉट ऑफ सेकेंडरी डेटा। देखो, सेकेंडरी एंड प्राइमरी दो टाइप के डेटा होते हैं। प्राइमरी डेटा मतलब वो डेटा जो कि खुद वो पर्सन ने कलेक्ट करा हो, खुद जाके कलेक्ट करा हो। सेकेंडरी डेटा मतलब कॉपी पेस्ट करना, यानी कि किसी और ने डेटा प्रेजेंट करा था, वो हमने लेके अपने में छाप दिया, उसको बोलते हैं सेकेंडरी डेटा, यानी कि कलेक्ट किसी और ने करा एंड प्रेजेंट किसी और ने कर दिया। फॉर इंस्टेंस, वी यूज डेटा ऑन बजट ऑफ ए गवर्नमेंट, बैंकिंग, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड मेनी अदर्स। ये सारा कुछ डेटा भी इंटरनेट पे अवेलेबल होता है। अगर हमें एक्सेस करना है तो हम ऑथेंटिक वेबसाइट पे जाके इन सारा कुछ एक्सेस कर सकते हैं इजीली। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी बहुत सारे डेटा निकालती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बजट का डेटा निकालती है, और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन एंड एजेंसीज हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी जाके पब्लिश करती हैं, इन डेटा को कलेक्ट करती हैं, पब्लिश करती हैं। कौन कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, तो CSO है, NSSO है, WHO, UNO, CMI, ILO, फिर IMF, वर्ल्ड बैंक एंड सो ऑन। इस टाइप की बहुत सारी वेबसाइट है। आपको इसके फुल फॉर्म भी याद कर लेने हैं अगर हो सके तो, यहाँ पे वो बताया है। अगर फुल फॉर्म आपको नहीं मालूम कहाँ से लर्न करने हैं, तो आप अगर देखोगे अपनी टेक्स्ट बुक में, तो लास्ट पेज पे ये सारा कुछ दिया हुआ है, यहाँ से आप ये सारा कुछ पढ़ सकते हो। देखो, ILO हो गया, CSO हो गया, ये सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। आप अपनी टेक्स्ट बुक में एकदम लास्ट पेज निकालो, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमने देख लिया इंटरनेट टेक्नोलॉजी के बारे में। अब हमें देखना है कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी होंगी जब हम इंटरनेट का यूज करते हैं एज एजुकेशन। तो देखो, इंटरनेट भी क्या है, एक टूल है, वो भी स्टडी बुक्स को, टीचर्स को रिप्लेस नहीं कर सकता। क्योंकि कोरोना में हम सबने देखा ही था कि जूम क्लासेस पे कैसी पढ़ाई होती थी। ऑल्दो धीरे धीरे सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी जो टीचिंग का मेथड है वो सारा कुछ धीरे धीरे हो रहा है, एकदम फास्ट एकदम से नहीं हो सकता। रिप्लेस एकदम से इंटरनेट नहीं कर सकता, क्योंकि मेन प्रॉब्लम क्या है, इसमें अटेंशन हमें बहुत देनी पड़ती है।
क्लासरूम में तो मैडम्स ये सब होती हैं तो हमें डांट लगाती हैं, लेकिन इंटरनेट पे क्या कोई डांट लगाने वाला नहीं होता है। हमें जब पढ़ना है पढ़ते हैं, नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, ठीक है, इतना अच्छा नहीं है इंटरनेट से पढ़ना। तो ये कभी भी बुक्स और टीचर्स को रिप्लेस नहीं कर सकता, ऐसी हमारी बुक्स बोलती हैं। अब फ्यूचर का तो किसी को पता नहीं है, लेकिन हाँ इसमें यही लिखा है, ए लॉट ऑफ सबस्टैंडर्ड मटीरियल, इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल। यानी कि बहुत सारी जो हमें जरूरत नहीं भी है इस टाइप की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट पे, तो हमें इन सब चीजों से बच के रहना चाहिए। रीडर्स मस्ट हैव विजडम ऑफ आइडेंटिफाइंग द ऑथेंटिक मटीरियल ऑन इंटरनेट। रीडर्स को मालूम होना चाहिए कि कौन सा डेटा ऑथेंटिक है और कौन सा मिसलीडिंग है। तो हमें सिर्फ ऑथेंटिक वेबसाइट पे ही जाना चाहिए कुछ भी पढ़ने के लिए, जिससे हम मिसगाइड ना हो सके और हमें फॉल्स इन्फॉर्मेशन ना मिले। तो ये चीजों का हमें ध्यान रखना है। फिर आता है डेटा सीडीज एंड कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, नया टॉपिक है ये, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी पढ़ना। सम अथॉरिटीज एंड एजेंसीज लाइक लेबोरेटरी, रिसर्च सेंटर, गवर्नमेंट एजेंसी involved in collection and publication of information and data pertaining to macroeconomic indicators put huge data on content in compact disks and sell those for research and educational institution। यानी कि बहुत सारी ऐसी एजेंसीज और लेबोरेटरीज होती है, गवर्नमेंट एजेंसीज भी होती हैं, जो अलग अलग डेटा को कलेक्ट करती हैं, उस सीडीज के फॉर्म में स्टोर करती हैं, एंड ये सारा कुछ डेटा वो रिसर्च और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को बेचती हैं। कौन कौन सी ऐसे टाइप के सीडीज हैं तो वो हमें यहाँ देखना है। सीडी ऑफ नेशनल इनकम अकाउंट्स ऑफ इंडिया, सीडी ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया यानी कि पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहा है जो हर 10 साल में होता है। फिर सीडी ऑफ एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया, सीडी ऑफ एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, सीडी ऑफ डेटा पर्टेनिंग टू एनी मिनिस्ट्री इन इंडिया विच आर प्रोवाइडेड बाय द स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट ऑफ रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज। ये खाली आपको याद कर लेना है, इसमें कुछ खास नहीं था। Some agencies like CMIE, Center for Monitoring Indian Economy, also create data and software which can be purchased only by research institution and corporation as these are very expensive। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी जो होती है वो भी इस टाइप का डेटा बनाती है, इस टाइप के सॉफ्टवेयर क्रिएट करती है जो कि सिर्फ और सिर्फ रिसर्च इंस्टीट्यूशन एंड कॉर्पोरेशन यूज कर सकते हैं, और वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, इसको बाय करना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव साइड पे आता है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं अगर हम सीडीज का यूज करते हैं तो। सिंस द डेटा सीडीज एंड सॉफ्टवेयर कंटेन ए ह्यूज साइज ऑफ डेटा, दीज बिकम कॉम्प्लिकेटेड टू यूज। यानी कि सीडीज और डेटा में क्या है, बहुत बड़े बड़े साइज के बहुत बड़े बड़े डेटा अवेलेबल होते हैं, सीडीज के अंदर स्टोर करे हुए होते हैं, तो उसको यूज करना थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। बहुत सारी सीडीज होती हैं, तो एक जने को मालूम होना चाहिए कि मुझे कौन सी सीडी कौन सा डेटा चूज करना है, कौन सा डेटा मेरे लिए रेलेवेंट है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी पड़ती है जब आप सीडी का यूज करते हो डेटा को स्टोर या फिर डेटा को देखने के लिए। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर। देखो समरी के अंदर हमने 4 चीजें दी हुई हैं, जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। डायग्राम मतलब क्या होता है? डायग्राम मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स इन ए पिक्चर इज कॉल्ड ए डायग्राम। डायग्राम मतलब जो इजीली लेमैन अंडरस्टैंड कर सकता है, जो पिक्चर के थ्रू बताया जाता है, उसको हम बोलते हैं डायग्राम। ग्राफ क्या होता है? जो कि कॉम्प्लेक्स डेटा इंफॉर्मेशन जो स्टैटिस्टिकल टूल्स या फिर फॉर्मूले से डिराइव होती है, जो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी में होती है एंड जो कि लेमैन अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। स्टैटिस्टिक्स की जिसको इंफॉर्मेशन आती है, जिसको इंटरप्रिटेशन करना आता है, वही लोग ग्राफ का यूज करते हैं, वही लोग उसको समझ सकते हैं। फिर आता है बार डायग्राम। बार डायग्राम में क्या होता है, एक कॉमन बेस लिया जाता है जिस हिसाब से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हाइट ऑफ ए बार इज प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल फॉर द रिस्पेक्टिव सेक्शन। हाइट जो होती है वो हमारी टेबल के हिसाब से ड्रॉ होती है, जो मैंने आपको बताया था। टेबल होता है, फिर सोर्स ऑफ डेटा हमें लिखना पड़ता है, देन डायग्राम ड्रॉ होता है। देन ए डायग्राम इज कॉल्ड ए बार डायग्राम। बार डायग्राम के अंदर भी बहुत सारे टाइप थे। फिर आता है पाई डायग्राम। पाई डायग्राम क्या होता है? जो कि 360 डिग्री को लेके किया जाता है, उसका डिवीजन होता है। सर्कल 360 डिग्री का होता है, उसके सब डिवीजन करे जाते हैं एंड उसका एक फॉर्मूला भी होता है। ए डायग्राम विच इज ड्रॉन बाय रिप्रेजेंटिंग सब डिवीजन ऑफ एन एंटायर डेटा। पूरे डेटा को सब डिवीजन करा जाता है प्रोपोर्शनल डिग्री के अंदर। जितना डेटा में इंफॉर्मेशन दी हुई है, जैसे 10%, 20%, तो उसके हिसाब से फॉर्मूला डिराइव करते हैं एंड देन पाई डायग्राम को ड्रॉ करा जाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इफ यू गाइज लाइक दिस एक्सप्लेनेशन, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड कीप लर्निंग।